कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री चैप्टर नंबर 8 के मुतालिक मैं बेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो प्री रिकॉर्डेड मेरी लेक्चर था। अभी मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सुनवा रहा था, बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं इसी लेक्चर को दोबारा रिपीट करता हूँ। बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। तवज्जो से बेटा, अगर आपकी तवज्जो होगी, अटेंडेंस मुझे अभी सेंड ना करें, ठीक है? जब मैं कहूंगा उस वक्त अभी कोई अटेंडेंस सेंड नहीं करनी, ओके? तवज्जो से सुनना है लेक्चर। दोबारा बताता हूँ, चैप्टर नंबर 8 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री का कुछ पार्ट मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड आपको सुनवाया। मेरी ही आवाज में मैंने प्री रिकॉर्डेड आपको लेक्चर सुनवाया और इसकी बेस बनाने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा मजीद इसको एलेबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये चैप्टर की बेस समझ लग गई, मैंने पहले इसलिए समझाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बातें आपको समझ लगी होंगी, ठीक है? अभी मैं आपको लाइव समझाऊंगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एग्जांपल के साथ। उन एग्जांपल को दोबारा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट ग्रैस्प हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। जब चीज सेल होती है, जब हम चीज सेल करते हैं, तो वो सीजीएस में कन्वर्ट होती है। अभी हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम एंट्री पास करते हैं। जो चीज सेल हो जाती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन जाती है। जो सेल नहीं होती वो स्टॉक का हिस्सा बन जाती है, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंड इन्वेंट्री, इसलिए इस चैप्टर का नाम है। और ये दोनों चीजें आपस में लिंक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री। पहले चैप्टर का नाम, ये क्यों चैप्टर का नाम दो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री? क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक चीजें। किस तरीके से? जो मैंने अभी आपको बताया कि जब बिजनेस चीजें परचेज करता है, गुड्स उसके पास होती हैं। गुड्स, कोई भी बिजनेस, उसके पास होती हैं गुड्स। सपोज एक बिजनेस है, उसने 10,000 की गुड्स परचेज की। अब ये गुड्स या तो सेल होंगी, जब सेल होंगी तो सीजीएस का हिस्सा बनेगी, या सेल नहीं होंगी, जब सेल नहीं होगी तो वो इन्वेंट्री होगी। तो दोनों ये अल्फाज मुतजाद है ना। जिस तरह सेल, सीजीएस का मतलब है सोल्ड और इन्वेंट्री का मतलब है नॉट सोल्ड, तो इसका मतलब है ये रेसिप्रोकल आइटम्स है। तो अच्छा, एक और बात, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ 6,000 लागत की चीजें बिकी हैं, यानी 6,000 कॉस्ट की चीजें बिकी हैं, तो बकाया कितनी कॉस्ट की रह गई? 4,000। या अगर मैं आपको कहूं 3,000 की चीजें नहीं बिकी, तो फिर कितने की बिकी होंगी? 7,000 की। यानी एक की चीज की कैलकुलेशन करने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि वो दोनों रेसिप्रोकल हैं, दोनों रिवर्स हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लूंगा तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, या मैं इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। तो पहले ये समझिए इस चैप्टर का नाम दो क्यों है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, रेसिप्रोकल हैं। एक ही कैलकुलेशन से दूसरी चीज कैलकुलेट हो जाती है। इसलिए इस चैप्टर नंबर 8 का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री। अच्छा, अब आ जाए इश्यू क्या है। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर सुनवाया उसमें कुछ बातें आपको समझ लगी होंगी, और मजीद मैं इसको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा, इश्यू ये है, जब हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस किया, परपेचुअल, हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में या लास्ट चैप्टर। जब चीज बिकती है तो हम इन्वेंटरी पास करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अकाउंट डेबिट और इन्वेंटरी, और एक सेल की भी करते हैं। वो मेरा यहाँ बताना मकसद नहीं है, हमारा जो ताल्लुक है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। पीरियोडिक में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि एंड पे जाके चीजें गिन के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है परपेचुअल में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होती है, साथ साथ पीरियोडिक में होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंटरी का हिसाब किताब साथ साथ होता है। हमने पढ़ा भी था वो जो डिफरेंस मैंने आपको सेंड किए थे कि इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट और पीरियोडिक में नॉट अप टू डेट। तो इसका ये मतलब है। तो कहने का मतलब है दोनों में हमें जरूरत पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी और इन्वेंटरी की। अच्छा बेटा, मसला ये है
इन्वेंट्री की कॉस्ट को, यानी ये जो सीजीएस है, इसको रिकॉर्ड करने के, लिखने के 4 टोटल तरीके हैं। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अमाउंट लिखने के टोटल कितने तरीके हैं? 4। यहाँ पे जो अमाउंट हम लिखते हैं ना 4000, 5000, इसको लिखने के 4 तरीके हैं। मैं उन मेथड्स की तरफ जाने लगा। पहला तरीका है स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट लिखने का, कैलकुलेट करने का जो पहला मेथड है वह स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं मतलब समझाता हूं इसका। स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक कहते हैं खास, कॉस्ट कीमत को, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना, मालूम करना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का मेथड है, पहला मेथड। ये सीजीएस को निकालने का मेथड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो एंट्री पास करते हैं उसमें अमाउंट लिखने का तरीका है पहला। सीजीएस को कैलकुलेट करने का तरीका है, इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का तरीका है। इस तरीके में जो चीज की असल लागत है वही एंट्री में लिखते हैं। इस तरीका कार में स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में जितने की चीज आपने खरीदी है वही कॉस्ट हम स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक एंट्री में लिखते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने एक एलईडी परचेज की, एक टेलीविजन परचेज किया 30,000 का, ये परचेज, और अगले ही दिन आपने सोल्ड कर दी, सोल्ड एलईडी। अब परचेज कितने की थी? 30,000 की। इसका मतलब है जो सेल करें उसकी असल कीमत है 30,000। तो ये असल कीमत जब मैं लिखूंगा, जब सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ असल कीमत, जो चीज बिक रही है उसकी असल कीमत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? 30,000। ये मैंने जिस मेथड को अडॉप्ट किया उसे कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी जो असल कीमत है वो ही एंट्री में लिखना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की। दोबारा बात करूं, जो चीज की असल कीमत है वो ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखना, इसको कहते हैं कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की है स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक, यानी हकीकत के मुताबिक, रियलिटी के मुताबिक। जिस तरीके से मैंने अभी आपको लेक्चर सुनवाया, लेकिन ये एक बड़ा आइडियल केस है, और आपको पता है जिंदगी आइडियल कभी नहीं होती। सिर्फ फिल्मों में बड़ी आइडियल होगी, ड्रामों में हो सकता है आइडियल हो, दोनों हंसी खुशी रहने लगे हैं, एंड पे कहानी का इस तरह इख्तिताम नहीं होता बेटा। जिंदगी बड़ी तलख होती है, ये कई सबक सिखाती है, ये आपकी मर्जी के मुताबिक कभी नहीं चलती। इंसान सोचता कुछ हो रहा होता कुछ हो रहा है, कभी आइडियल जिंदगी नहीं हो सकती। नशेबो फराज इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है, जिंदगी में शामिल है। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है। यही तो बात है, जब इंसान बड़े उरूज पे पहुंचता है तो फिर भी सब्र का या उसकी जो पेशेंस है, उसका रवैया है, एटीट्यूड है, वो किस तरीके से होता है, यही तो हम इस्लाम हमें सिखाता है। और डाउन जब जाता है तो फिर किस तरह सब्र का दामन थामता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है आइडियल सिचुएशन नहीं है कि जिंदगी सिर्फ सीधी सीधी सड़क हो। आपको पता है रोड भी सीधा सीधा नहीं होता, वो कभी ना कभी मुड़ता है, कभी ना कभी रोड खत्म होता है, कभी ना कभी रोड पे जंप आते हैं, कभी ना कभी रोड में खुड्डे पड़ते हैं, कभी ना कभी रोड टूटता है। तो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती। ये जो मैंने आपको सिखाया पहला मेथड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का, जो जितनी जिस चीज की कॉस्ट है वही सीजीएस में लिखना, सीधा सीधा मेथड है। जो चीज बेचने है उसकी असल कीमत क्या थी वो एंट्री में लिख दो, वो सीजीएस में लिख दो, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये मेथड कहलाता है स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। मैंने कहा बेटा हकीकत में इतनी आसान नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर सुनवाया, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने लगा, एक साइड पे
जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल में दी, आपको कोयले की एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा समझाता हूँ हकीकत क्यों इतनी सीधी नहीं होती। सपोज एक कोल डीलर है, कोयला बेचता है। इसने एक कोयले का ड्रम खरीदा, एक कोयले का ड्रम खरीदा 40 केजी का। सपोज, पता नहीं इसकी प्राइस क्या, मैं सपोज करने लगा हूं, एट द रेट ऑफ 2000 पर केजी, 2000 पर केजी के हिसाब से, यानी 2000 टोटल ही, 1 केजी 2000 का, और 40 केजी इसने परचेज किया। दूसरी, अच्छा, इसने जब परचेज किया तो वो ड्रम एक कमरे में उंडेल दिया, उल्टा उल्टा कर दिया, एक यानी कमरे में ड्रम जो है वो उंडेल दिया, रख दिया। अब आगे देखें, जनवरी 2 को जाके या जनवरी 10 को 12 को जाके इसने दोबारा 40 केजी का एक और ड्रम परचेज किया, लेकिन थोड़ा सा महंगा ड्रम मिला, 2100 पर केजी के हिसाब से अब ड्रम उसे मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन है। तीसरा ड्रम उसने परचेज किया फरवरी को जाके 50 केजी के हिसाब से। मैं बताने लगूं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी समझी जाती है बिजनेस में भी, गौर से सुनिए। और अब 2200 का मिला उसे, ये उसने परचेज की, 3 परचेजेस की। इसके बाद उस एक गाहक आया, उसने कहा जनाब 20 किलो कोयल मुझे दे दें, कोयला मुझे 20 किलो दे दें। अब तीनों ड्रम हमने एक ही जगह पे उंडेल दिए, याद रहे। जाहिर है अब ऐसा तो नहीं कर सकते जो ही ड्रम परचेज करते हो लदा लदा रखते जाए, लदा लदा रखते जाए रखते जाए रखते जाए, तो कितने बिजनेस आपको गोदाम भरा चाहिए। तो बिजनेस आपस में मिक्स कर देते हैं चीजें, क्योंकि उनमें इतना फर्क, क्वालिटी में अगर फर्क नहीं है, मतलब एक जैसा है, वैसे ही रेट जरा बढ़ गया है। हाँ, अगर क्वालिटी में फर्क नहीं है तो वो मिक्स कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। सपोज मार्च में जाके एक गाहक आया, गाहक ने 20 केजी कोयला खरीदा, हमने बंबू पकड़ा, और वो जब तीनों ड्रम मिक्स हो चुके थे उसमें बंबू मार के शापर में कोयला डाला, कोयला तोल के उसे दे दिया। अब कोयला तो दे दिया, और साथ ही हमने कहा चूंकि हम एंट्री भी पास करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ये हमने एंट्री पास कर दी, और एक सेल की भी, वो लहदा सी बात है, वो सेल की अभी मैं नहीं पास करवा रहा, अभी कॉस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से। अब मेरी बात सुने बेटा, स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन कहता है जो चीज की असल कीमत है वो ही लिखो। अब मुझे बात बताएं जरा, क्या हम इस एग्जाम्पल में चीज की असल कीमत मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चीज मैंने बेची थी? मतलब एक ड्रम ये है, एक ड्रम ये है 40 केजी वाला, 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा था, एक 2100 रुपए के हिसाब से खरीदा था, एक 2200 के हिसाब से खरीदा था। तीनों ड्रम मिक्स हो चुके हैं। अब बंबू से हमने वो तोला था, पता नहीं किस ड्रम में से वो चीज बिकी होगी, किस ड्रम में से कोयला सेल हुआ होगा, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। अब हम परेशान हो गए, कोयला तो हम बेच चुके, पैसे ले चुके, सीजीएस रिकॉर्ड करने में हम परेशान हो गए, हम स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन कहता है कि जो चीज की असल कीमत है वो तो हमें पता ही नहीं है, किस ड्रम में से हमने कोयला बेचा, क्या 2000 वाले के हिसाब से हमने कोयला बेचा, क्या 2100 रुपए के हिसाब वाले ड्रम में से कोयला बेचा, या वो ड्रम में से कोयला बेचा जो 2200 पर केजी के हिसाब से हमने परचेज किया था। वो तो तीनों ड्रम में से जो कोयला था, तीनों ड्रम में से वो मिक्स है, चीजें होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का ये मतलब है जिसकी शक्ल एक जैसी है, जिसकी साख्त एक जैसी है, वो होमोजीनियस है। कोयला होमोजीनियस है, मतलब उनकी शक्ल एक जैसी है ना। हम किस तरह, मॉडल नंबर तो उस पर नहीं लिखा इस कोयले का मॉडल नंबर ये है, दूसरे कोयले का जो ड्रम है उसका मॉडल नंबर 555 है, ऐसा तो नहीं है। तो चीजें होमोजीनियस हैं, शक्ल एक जैसी है, उनकी साख्त एक जैसी है, कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है, वो भी जलता है वो भी जलता है, साइज एक जैसा है उनका। तो फिर हमने कौन सी चीज बेची होगी, उसकी कीमत, जो चीज बेची होगी उसकी अपनी लागत क्या है, क्या वो 2000 पर केजी के हिसाब से है, क्या वो 2100 पर केजी के हिसाब से है, या 2200 पर केजी के हिसाब से है? मसला ये है। इसको मैंने अभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सुनाया था उसमें भी मैंने ये बताया था, इसका मतलब है अब रियलिटी छुप चुकी है।
हकीकत सामने नजर नहीं आ रही, मतलब कौन सी चीज बिकी है, तो हम स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अमाउंट भी लिखनी है, अब अमाउंट क्या लिखें, परेशान हो गए। तो फिर इसके लिए अजम्पशंस आई मार्ज वजूद में। अजम्पशंस क्या है, मैं जरा लिख लूं। फिर दूसरा मेथड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का आया, कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस। पहले मैं आपको बता दूं, कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस। अजम्पशंस कहते हैं मफरूजा। कॉस्ट फ्लो का यहां मुराद समझ ले, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मफरूजे। पहले मैं लिख लूं, पहला मफरूजा है फाइफो मेथड, जो अभी मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर सुनवाया था उसमें भी डिस्कस किया था। अभी मैं जरा डिटेल में डिस्कस करता हूं। पहला तरीका है फाइफो मेथड। ये क्या चीज है, पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका जो फुल फॉर्म पता क्या है, ये फाइफो एब्रीविएशन है। किसका एब्रीविएशन है, फर्स्ट इन, एफ से मुराद है फर्स्ट, आई से मुराद है इन, एफ से मुराद दोबारा फर्स्ट, और ओ से मुराद है आउट। तो इसकी फुल फॉर्म बनी फाइफो मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक हो गया। अब ये क्या मफरूजा है, पहले ये देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख दूं या आप इसको बुक से देख लें। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, डेफिनेशन पे बात आता हूँ। अच्छा, ये अजम्पशन है, फाइफो मेथड अजम्पशन है। अजम्पशन मफरूजा, क्यों ये मफरूजा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से, ये देखो 20 kg जो हमने बेचा है वो किस ड्रम में से बिका है, क्योंकि ड्रम तीनों मिक्स हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे फर्ज करना पड़ेगा, अगर मैं ये फर्ज करता हूं, अगर बेटा मैं ये फर्ज करता हूं कि जो मैंने 20 kg कोयला बेचा है वो पहले ड्रम में से बेचा है, अगर मैं ये फर्ज करता हूं, मुझे फर्ज करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत छुपी हुई है, इसलिए इसे अजम्पशंस कहते हैं। अगर मैं ये फर्ज करता हूं कि मैंने जो कोयला बेचा है वो जो पहला ड्रम नहीं परचेज किया था जनवरी 1 वाला, उसमें से मैंने बेचा है, तो ये मेथड कहलाता है फाइफो मेथड, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फाइफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले चीज खरीदी थी वही मैं बेच रहा हूं। फर्स्ट इन का मतलब है जो परचेज की पहले, इन का मतलब परचेज, आउट का मतलब है सेल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले खरीदी थी वही रेट लगाऊंगा मैं सीजीएस को, वही मैं बेच रहा हूं। फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले खरीदी है मैं फर्ज कर रहा हूं वही चीज बेच रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, इधर बात सुना गौर से, अगर मैं ऐसा करता हूं तो कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो मुझे फर्ज करना पड़ेगा मैं पहले ड्रम में से बेचा। तो ये देखें सीजीएस किस तरीके से, 20 kg मैंने बेचा, मल्टीप्लाई बाय, पर केजी का हिसाब क्या है, पहले ड्रम का 2000, तो मुझे 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं पहले वाला रेट लगाया। जिनका जनरल स्टोर है ना वो भी देखे, जब चीनी का एक तोड़ा आपने खरीदते हो सपोज 2000 का, दूसरा तोड़ा आपको मिला 2100 का, दोनों तोड़े एक ही बोरी में डाल दिए, चीजें होमोजीनियस है, तो पहले वाला रेट लगाना है या लास्ट वाला सीजीएस, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये देखें मैंने पहले वाला रेट लगाया सीजीएस को। अगर मैं पहले वाला रेट अगर मैं लगाऊंगा तो ये फाइफो मेथड है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, कल गौर से बात सुने, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, वो ये, मैं लाइफो मेथड भी अडॉप्ट कर सकता हूं। ये क्या चीज है, लाइफो का मतलब क्या है, एल से मुराद यहां पे है लास्ट, आई से मुराद है इन, एफ से मुराद है फर्स्ट, और ओ से मुराद है आउट। तो लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी फर्ज है, ये भी मफरूजा है। अगर मैं ये करता हूं कि ये जो मैंने पहले आपको एंट्री में करवाई बात, यहां पे ये है फाइफो मेथड, ये मैं लिख देता हूं फाइफो मेथड। अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं ये अप्लाई नहीं करता, तो फिर मैं एक और फर्ज कर सकता हूं।
अगर मैं ये फर्ज करूं नहीं, जो लास्ट वाला ड्रम का रेट है ना, वही उसी के हिसाब से मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा। तो लास्ट ड्रम का रेट क्या है? 2200। तो अगर मैं 2200 के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, यानी 20 केजी मल्टीप्लाई बाय लास्ट लेटेस्ट रेट, जो लास्ट पे खरीदा था 2200। अगर मैं सीजीएस इस हिसाब से रिकॉर्ड करता हूं, जो लास्ट रेट से मैंने कोई चीज खरीदी है, इसको कहते हैं लास्ट इन। अगर देखें, लास्ट इन का मतलब है जो सबसे आखिर में खरीदी, फर्स्ट आउट, उसका मैं रेट लगा रहा हूं, वो पहले बिक रही है, यानी जो लास्ट पे खरीदी थी वो मैं पहले बेच रहा हूं, मैंने ये फर्ज करना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेथड कहलाता है लाइफो मेथड। ये मफरूजा है, याद रखिएगा। हकीकत सिर्फ एक ही है, स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। लेकिन जब स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन अप्लाई करना नामुमकिन हो, दूसरे अल्फाज में जब चीजें होमोजीनियस हो, उनकी शक्लें एक जैसी हो, उनकी साख्त एक जैसी हो, उनकी क्वालिटी एक जैसी हो, उनका और वो मुख्तलिफ रेट पे खरीदी हो, तो फिर हमें अजम्पशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यह है लाइफो मेथड। और लाइफो मेथड क्या अज्यूम करता है? अज्यूम करता है कि जो हमने लास्ट पे चीज खरीदी वही रेट हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये है, ये ऊपर वाला फाइफो मेथड है और ये है लाइफो मेथड। अगर मैं लास्ट वाला रेट लगाता हूं, मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, ये मेथड मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हकीकत छुपी हुई है, रियलिटी सामने नजर नहीं आ रही, रियलिटी के आगे पर्दा है, हकीकत छुपी हुई है। तो फिर मुझे मफरूजा, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, एक बच्चा के साथ आप खेल खेल रहे होते हैं, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बताओ ना, आपने मशहूरी भी देखी होगी, नाज पान मसाला। तो एक बच्चे से जब खेले ना, मेरी मुट्ठी में है क्या जनाब बताओ, तो आप गैस लगाते हो ना, ज्यूम करते हो, अजम्पशन, मफरूजा। तो ये अजम्पशन ही है, रियलिटी मुट्ठी में चूंकि रियलिटी है वो छुपी हुई है, तो उसको आप कैलकुलेट भी करना है, बूझना भी है, तो आप अंदाजा लगाते हो। तो यही हिसाब है। अब पता नहीं किस ड्रम में से चीज हमने बेची है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि पहले ड्रम में से चीज बिकी होगी, तो फाइफो मेथड है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट ड्रम में से लास्ट जो परचेज की थी, लास्ट लॉट जो परचेज की थी, उसमें से चीज बेच रहे हैं, तो ये लाइफो मेथड होगा। एक और है उसमें, एक और मफरूजा है, तीनों में से चीजें मिक्स करके बेची होंगी, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये मैं फर्ज करता हूं कि तीनों में से मिक्स, मतलब मिक्स करके चीज बेची होगी, मतलब कुछ कोयला पहले ड्रम में से बिका होगा, कुछ कोयला दूसरे ड्रम में से बिका होगा, और कुछ कोयला जो है वो तीसरे ड्रम में से बिका होगा। अगर ये मैं फर्ज करता हूं, तो ये जो मेथड है ये कहलाता है एवरेज मेथड। या मैं लिख देता हूं नंबर 3, इसको कहते हैं एवरेज मेथड। तो इसका मतलब है कॉस्ट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, टोटल सारी 4 मेथड हैं, 3 मफरूजे। ये पहला हकीकत वाला मेथड है, स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है अजम्पशंस। अजम्पशन में पहला मफरूजा हम फाइफो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो मफरूजा है वो लाइफो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा जो मसला है वो हम एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा 3 मफरूजे हैं और एक हकीकत है 4। तो ये याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस तब अप्लाई होंगी जब चीजें होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस कहते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी है, जिनकी साख्त एक जैसी है, जिनकी क्वालिटी एक जैसी है। अब एक और एग्जांपल जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सुनी थी, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं ये मफरूजे कहां कहां पे अप्लाई हो सकते हैं। जहां जहां पे हकीकत छुपी होगी कॉस्ट की, हमें जब जब ये मुश्किल आएगी ना, जो चीज हम बेच रहे हैं पता नहीं वो उसकी अपनी कॉस्ट क्या होगी, जब आपको ये प्रॉब्लम आई है ना, तो फिर आप मफरूजे लगाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा उस एग्जांपल को, सपोज मोबाइल डीलर है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है समझने वाली। मोबाइल डीलर है, उसके पास मोबाइल्स हैं। अच्छा जरा सुनिएगा, ये इसमें किस तरीके से मफरूजे रिकॉर्ड होते हैं। एक मिनट,
अच्छा जी, उसके पास ये जो मोबाइल डीलर है, इसके पास एक मॉडल है, सपोज एप्पल, सिर्फ अभी मैं एप्पल की एग्जांपल लेने लगा, और एक ब्रांड है उसके पास, सपोज सैमसंग। पता नहीं उसके पास कितने ब्रांड होंगे। आपको पता है ये दो कैटेगरी है। अब विद इन दी कैटेगरी एप्पल में पता नहीं, एप्पल 5 से शुरू करते हैं। एप्पल 5 की एक कैटेगरी है, एक है एप्पल 6 की कैटेगरी, एप्पल 7 है, इसी तरह एप्पल 8 है, इसी तरह एप्पल 9 है। ये मुख्तलिफ एप्पल की ब्रांड की जो वैरायटी उसके पास होगी। जो एप्पल 5 है इसके दो कलर हैं, सपोज एक है ब्लैक कलर में और एक है व्हाइट कलर में। इसी तरह 6 है, वो ब्लैक कलर में है, और इसी तरह ये है। अब ये जो एप्पल 5 है ब्लैक कलर के, इसके पास 10 मोबाइल है, जरा सुनना गौर से, तवज्जो से। जो व्हाइट कलर के है इसके पास 8 मोबाइल है। अब ये जो 10 मोबाइल हैं इसने मुख्तलिफ रेट पे परचेज किए। 5 परचेज किए हैं, 5 यूनिट्स इसने परचेज किए 25,000 के, और इसमें से जो 5 यूनिट हैं इसने खरीदे थे 26,000। अब जो व्हाइट कलर का मोबाइल है इसके भी दो रेट हैं। 5 इसने परचेज किए थे 27,000 के, और जो 3 यूनिट्स थे वो उसने परचेज किए थे 26,500। लो जी, सिर्फ अभी मैं एक एग्जांपल देने लगा। अगर एप्पल 5 बेचा तो रेट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का को रेट भी एप्पल 5 का लगाएंगे। अगर 6 बेचा है 6 का लगाएंगे। लेकिन मसला पता क्या है, एप्पल 5 में कई कैटेगरियां मुख्तलिफ रेट पे परचेज की है, और सारे मोबाइल एक ही जगह पे रखने हैं ना आपको। आप देखने जब जाते हैं तो एक ही ढेर आपको दिखाते हैं, जनाब इसमें से पसंद कर लें कौन सा आपने परचेज करना, तो एक ही शेल्फ पे पड़े हुए हैं। अब सपोज इसमें से उसने एक मोबाइल सेल किया व्हाइट कलर का मोबाइल। अब जरा देखें, ये जो व्हाइट कलर है ये ब्लैक से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है ब्लैक एप्पल 5 और व्हाइट एप्पल 5 ये होमोजीनियस नहीं है, इनकी शक्ल मुख्तलिफ है ना। तो इसका मतलब है अब मैं ब्लैक वाला रेट नहीं लगाऊंगा, मैं व्हाइट वाला रेट लगाऊंगा। लेकिन मसला है व्हाइट में दो रेट है। एक है ये देखो, 5 यूनिट परचेज किए 27,000 के, एक है 3 यूनिट परचेज किए 26,500 के। तो 8 के 8 मोबाइल मिक्स हैं, एक मोबाइल हमने बेच दिया। जब बेचा तो हमने एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। जो चीज बिकी है उसका रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, अब हमने ये रिकॉर्ड करनी है। और व्हाइट कलर में विद इन दी कैटेगरी, व्हाइट कलर की एक कैटेगरी है, ब्लैक कलर की एक कैटेगरी। व्हाइट कलर की कैटेगरी में दो रेट है मुख्तलिफ। तो इसका मतलब व्हाइट कलर की जो कैटेगरी है वो होमोजीनियस है, ब्लैक कलर की कैटेगरी वो आपस में होमोजीनियस है। व्हाइट कलर का रेट ब्लैक कलर को नहीं लगाना, ब्लैक कलर का रेट व्हाइट को नहीं लगाना। लेकिन मसला ये है कि व्हाइट कलर में भी तो कई कैटेगरी है, कई रेट है, दो रेट है, 27,000 और 26,500। अब कौन सा रिकॉर्ड करें। एक मोबाइल बेचा मैंने, बेचा व्हाइट है, तो व्हाइट में दो कैटेगरी, एक हमने 5 एप्पल परचेज किए 27,000 के, एक हमने 3 एप्पल परचेज किए 26,500 के। अब जो एक बेचा है वो पता नहीं 5 वाली लॉट में से परचेज किया है, ये पहली लॉट है 5, और दूसरी दफा जो हमने परचेज किए थे वो 3 यूनिट परचेज किए थे। अब बिका कौन सा है, पहली लॉट में से या दूसरी लॉट में से। चीजें तो मिक्स हो गई थी। अब हम क्या करें, कहां गई स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। जो चीज बेची है उसी वाली कीमत लगाएंगे, वो तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि विद इन दी कैटेगरी चीजें होमोजीनियस हैं। तो फिर मुझे फर्ज करना पड़ेगा, अगर मैं 27,000 वाला रेट लगाता हूँ, पहले वाला 5 यूनिट 27,000, यानी पहले 5 यूनिट परचेज किए थे 27, अगर मैं यहाँ पे 27,000 लिखता हूँ एक मोबाइल की कीमत, तो इसका मतलब है ये मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूँ, FIFO मेथड, पहले वाला रेट लगाना FIFO मेथड। अगर मैं 26,500 वाला लगाता हूँ, ये लास्ट वाला है, लेटेस्ट,
तो इसको कहते हैं लाइफो मेथड। अगर मैं 26,500 यहाँ पे लिखता हूँ तो ये लाइफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको लाइफो की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिखते हैं लास्ट इन, ये उसका फुल फॉर्म है। फाइफो मेथड की डेफिनेशन ये है। अब मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूं, मैं उर्दू में बताने लगा हूं, इसकी फिर इंग्लिश बनाते हैं। फाइफो मेथड की डेफिनेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का ये ऐसा तरीका है जिसमें हम फर्ज करते हैं कि जो चीज पहले खरीदी है वही बिक रही है। लाइफो मेथड की डेफिनेशन क्या होगी उर्दू में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का ये ऐसा तरीका है जिसमें हम फर्ज करते हैं कि जो चीज आखिर में खरीदी है वो पहले बिक रही है। और एवरेज मेथड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का ये ऐसा मफरूजा है जिसमें हम फर्ज करते हैं कि जो चीज बिक रही है वो तमाम लॉट में से चीज बिक रही है। ये है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले फाइफो मेथड की, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री इन विच इट इज assumed that the items first purchased are first to be sold। ये हो गया फाइफो मेथड। लाइफो मेथड क्या है? It is the method of calculating of cost of goods sold and inventory in which it is assumed that the items that are last purchased are first to be sold। जब लास्ट में खरीदी है वो पहले बिकेगी। तो बेटा ये चीजें हैं। और एवरेज का जो मेथड है वो एवरेज है। मैं यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले 5 डेफिनेशंस, ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस, बल्कि मैं बुक से आपको निशान लगवा देता हूँ, ठीक है? बुक पे भी लिखी हुई है, आप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। बुक से मैं आपको डेफिनेशन पिछले चैप्टर्स की भी लिखवा देता हूँ, और कुछ को मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए, कुछ लिखवा दी हैं। मतलब नॉमिनल अकाउंट है पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें, रियल अकाउंट है, कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं, कौन से अकाउंट क्लोज नहीं होते, क्लोजिंग एंट्रीज क्या है, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है, और रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, डिविडेंड का मतलब क्या है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन में आपको बुक में से आपको निशान लगवा देता हूँ। तीनों चारों अभी डेफिनेशन अपनी याद करनी है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक काफी है, जिसमें सिर्फ सीखा। पहले मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सुनवाया ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। फिर मैंने दोबारा लेक्चर रिपीट किया क्योंकि ये सबसे मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल टॉपिक समझने के वाले से, सवाल इसके मुश्किल नहीं है कि ये क्या चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंटरी। चीजें कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हमें मुश्किलात क्या आती हैं? जब चीजें होमोजीनियस हो मुश्किल पेश आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कौन सी चीज बिकी है। इसी तरह स्टेशनरी वाले के पास अगर आप एग्जांपल ले लें, सपोज उसके पास 10 किस्म के रजिस्टर हैं। चलते चलते एक और एग्जांपल ले लें ताकि अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को खत्म कर दें अभी। अब जो बुक सेलर है जिसके पास बुक जो परचेज करता है उसके पास सपोज रजिस्टर्स हैं। अभी मैं एक ही कैटेगरी की बात करने लगा हूँ, रजिस्टर्स भी हैं, पेंसिल्स भी हैं, ठीक है। अब रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, एक जैसी शक्ल है उसकी, प्रिंट हुआ हुआ, उसने 100 रुपए का परचेज किया। दूसरा रजिस्टर उसने उसी तरह का, उसी शक्ल का एक लॉट 100 रुपए के हिसाब से परचेज की, एक लॉट उसने परचेज की एक बोरा पूरा 110 के हिसाब से। इसी तरह कुछ रजिस्टर उसने परचेज किए उसी शक्ल के, उतने ही पेजेस के, उसी शक्ल के, साख्त भी सेम, शक्ल भी सेम, हुजम भी सेम। तो ये चीजें होगी होमोजीनियस। ये चीजें क्या होगी? होमोजीनियस, एक जैसी शक्ल के। अब उसने सपोज ये शेल्फ है उसकी दुकान की, ये शेल्फ है, उसने सारे रजिस्टर, एक पहला रजिस्टर रखा, दूसरा रजिस्टर रखा, तीसरा रजिस्टर, चौथा, सारे रजिस्टर एक ही शेल्फ पे रखे हुए हैं। लेकिन ये पहला और ये मिक्स कर दिए उसने, हालांकि ये मुख्तलिफ रेट के खरीदे हुए हैं, कुछ 100 वाला है, कुछ 110 वाला है। अब एक उसने रजिस्टर, एक स्टूडेंट आया उसने रजिस्टर बेच दिया 200 वाला, 200 का, ये तो होगी सेल प्राइस।
तो हमने पता है आपको दो एंट्री पास करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री, दूसरी एंट्री कैश टू सेल। तो सेल में तो 200 लिखा जाएगा, 200 का बेचा है, लेकिन उसकी लागत क्या है जो बेचा है। सपोज ये वाला निकाल के उसने उस पूरी रो में से, आपको पता है जब आप लेते हैं तो वो जो आसानी से रजिस्टर निकलता है वो आपको पकड़ा देता है। तो आसानी से सपोज ये दूसरे वाला आसानी से निकल गया और उसने आपको बेच दिया। अब ये दूसरे वाला है, पता नहीं ये 100 वाले के हिसाब से खरीदा था, 110 रुपए वाले के हिसाब से खरीदा था, ये 115 रुपए के हिसाब से खरीदा था। सीजीएस 100 वाली लिखनी है, 110 वाली या 115 वाली, ये हकीकत छुपी हुई है। अगर हकीकत छुपी हुई है तो फिर हमें फर्ज करना पड़ेगा हम पहली लॉट में से रजिस्टर बेच रहे हैं, 100 वाला बेच रहे हैं। अगर ये हम 100 वाला फर्ज करते हैं तो ये फाइफो मेथड है। अगर मैं 115 वाला फर्ज करता हूँ लास्ट वाला, तो ये लाइफो मेथड है। और अगर मैं तीनों का एवरेज रेट निकाल लेता हूँ, तीनों का एवरेज रेट किस तरीके से निकलता है डिटेल से मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा एवरेज किस तरह निकलती है आपने बिजनेस मैथ पढ़ा होगा, समेशन एक्स ओवर एन, मीन किस तरह निकलता है। समेशन एक्स का मतलब है इनका टोटल कर लें, 100 प्लस 110 115 टोटल आ जाएगा, और 3 पे डिवाइड कर दें, एक रजिस्टर 2 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज, और एवरेज निकल के सीजीएस में लिख दें, ये एवरेज मेथड हो जाएगा। तो मेरा पूरा लेक्चर इसलिए लगा कि आपको ये मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, ये चैप्टर है क्या भाई, इसमें अजम्पशंस हम पढ़ेंगे, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के तरीके पढ़ेंगे, फाइफो से किस तरह कॉस्ट कैलकुलेट करते की जाती है, लाइफो में किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और अजम्पशंस हम क्यों अप्लाई करते हैं जब चीजें होमोजीनियस हो और मुख्तलिफ रेट पे खरीदी हो और वो मिक्स हो चुकी हो और हमें पता ही ना लग रहा हो कि हम कौन सी चीज बेच रहे हैं। फिर हम अजम्पशंस अप्लाई करते हैं, फिर स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन अप्लाई नहीं करते। तो बेटा सारा चैप्टर जो है इसके गिर्द घूमता है। इंशाल्लाह